हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला टॉपिक पढ़े थे। पिछला टॉपिक में आप सब लोगों को मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया था और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि किसी मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कलर होगा कि कलरलेस होगा। इसका हमने डिस्कशन किया था। फिर सबसे लास्ट में जो पॉइंट था वो सिनर्जी के इफेक्ट का था। सिनर्जी इफेक्ट में हम लोग CO का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अगला टॉपिक शुरू होने से पहले थोड़ा सा भाई एक दो क्वेश्चन को करा लेते हैं रिव्यू के तौर पे ना। एक दो क्वेश्चन को हम यहाँ कराते हैं। जैसे आप फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कोई पढ़ाया हुआ चीज है लेकिन इसको रिव्यू कर दे रहे हैं हम लोग कि आप एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का आप पहला चीज बताइए कि कलर होगा कि कलरलेस। दूसरा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, रिव्यू है केवल, बस 2 मिनट का रिव्यू होगा। तो सबसे पहला क्या है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसके मदद से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मदद से हम लोग जानते थे या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा D2 या तो D2 sp3 होगा। ठीक, sp3 D2 होगा या D2 sp3 होगा। तो अब दोनों में से कौन होगा, या तो दोनों में से कोई होगा। तो उसके लिए हम लोग इसको कॉन्फिगरेशन निकालते थे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो +2 होगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बेसिस में कॉन्फिगरेशन 26, इलेक्ट्रॉन में से 2 चला गया 24। तो आर्गन 18 और 3d6। देखिए 18 से 24 होगा। अब इसको कॉन्फिगरेशन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है डी में, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए ऐसा, ठीक है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। बताइए कि कैसा लिगेंड है। वाटर हमने पिछली क्लास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी दिया है, वो सीरीज को याद रखिएगा, आगे काम पड़ेगा। तो इसमें देखिए वाटर वीक लिगेंड है, पेयरिंग तो होगा नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब इसका आयरन का 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किया होगा। तो 6 ऑर्बिटल वही हाइब्रिडाइज करेगा इस थ्योरी के हिसाब से जो खाली ऑर्बिटल होगा। तो खाली देखो 6 कौन है, देखिए ये हो गया। तो ये हो गया। तो भाई एक 4s, ये 3d है, ये 4p है और ये 4d है। तो आप देखिए sp3d2, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है आपका। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कभी कभी पूछता है कि d कौन होगा। ध्यान रखना, ये जो d होगा आपका वह dx² - y² और dz² होगा। ये दोनों d में से, ये दोनों d में से यही दोनों d होगा। कभी कभी इससे भी पूछ लेता है आगे, ये दोनों d ही क्यों होगा आगे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चाहे अंदर वाला d हो या बाहर वाला d हो, दोनों के केस में आपका जो d होगा वह x² - y² और +dz² ही होगा। अब यही इसी का हाइब्रिडाइज करेगा। यही जो वाटर का लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ आएगा भाई। देखिए वाटर जो लोन पेयर, क्योंकि ये वाटर लिगेंड है, लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या है कि देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आपको समझ में आ गया कि भाई आउटर हाइब्रिडाइजेशन है। जब डी बाहर वाला होता है तो इसको हम लोग आउटर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डी अगर ये अंदर वाला होता है तो इसको हम लोग इनर हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, इनर हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। बट इसमें आउटर आया आंसर आपका। स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं था, वीक लिगेंड था, इसलिए पेयरिंग नहीं हुआ, तो इसलिए डी खाली नहीं हुआ, इसलिए आउटर हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब देखिए इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा जी, पैरामैग्नेटिक हुआ, साथ ही साथ कलर हुआ। ठीक, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू n+2 इतना bm होगा, जहां n का वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या होता था जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। हम आपको बताए थे, रिवीजन है वाला, रिवीजन, बस रिवीजन। इसको n का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 रख दीजिए, इस पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। शेप क्या होगा, तो शेप ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल चूंकि यह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों में से कोई होगा, वैसे मॉलिक्यूल का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। बॉन्डिंग में बता दिए थे आपको ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का शेप यहाँ बना दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रल का शेप क्या होगा, बीच में आयरन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखिए, ऑक्टाहेड्रल ऐसी शेप होता था, याद कर लीजिए सब लोग को। एक स्क्वायर प्लेनर में यहाँ पे वाटर, एक वाटर यहाँ होगा, एक वाटर यहाँ होगा, 6 वाटर इसको लोन पेयर दे रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही होगा। और ऑक्टाहेड्रल में
देख लीजिए यही ऑक्टाहेड्रल होगा मॉलिक्यूल का शेप या तो दोनों में से आउटर हो या इनर हो। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आउटर इनर से शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ई मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल का शेप होगा ऐसे ही, ऑक्टाहेड्रल शेप यही होता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे देते हैं भाई, एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें आप लोग की एक दो एग्जांपल बता देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत हो। उसके बाद हम लोग नया थ्योरी शुरू करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आज ही। देखिए अगला हम लोग एक एग्जांपल दिए, देख लो आप लोग, NiCN4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है और dsp2 का शेप स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक। अब दोनों में से कौन होगा ये हम लोग को पता करना है। ऐसा दिमाग मत लगाना कि स्ट्रांग लिगेंड है तो हमेशा पेयरिंग हो जाता है। हम ऐसा भी एग्जांपल लेंगे जिसमें स्ट्रांग लिगेंड है फिर भी वहां पे आउटर ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। बहुत लोग क्या सोचेगा ना कि स्ट्रांग है तो भाई इसमें आंसर आपका यही आएगा, dsp2 आएगा, बट आप ऐसा ही मत सोचिएगा स्ट्रांग होगा तो हमेशा dsp2 होगा, वैसा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर X Cn पे -4 इक्वल टू -2, X का वैल्यू +2 आया, देख लीजिए। अब निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और 28 है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में आप 28 में से 2 चला गया, कितना आ गया जी 24। तो 24 में कॉन्फ़िगरेशन है आपका आर्गन 18 और 3d 8, 28 से 2 निकल गया 26 होगा, देख लीजिए। अब 3d 8 में आप देखिए, 3d 8 में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब बताइए लिगेंड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है पेयर होगा, तो पेयर करा दीजिए पहले, उसके बाद सोचेंगे हम लोग। CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोले थे आप लोग को, याद करिए, ये पेयरिंग हो गया, यहाँ होगा। अब जैसे चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब 4 ही ऑर्बिटल आपस में मिक्स किया होगा, 4 है इसका मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स किया होगा, तो 4 ऑर्बिटल मिक्स किया होगा तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कभी कभी पूछेगा कि d कौन सा है, तो आप याद रखिएगा यह d जो है ना, dx² - y², dsp2 में जो d होता है वह कैसे पता चलेगा, तो आगे हम बात करेंगे। और ये जो आपका होगा p जो होगा वह x और y होगा। ये 3 है तो 3 में से कोई 2 p होगा ना, तो x और y होगा। और जहां dsp2 चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग हो गया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। तो शेप क्या होगा भाई इसका, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर शेप कैसे बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप कैसे बनाएंगे, देख लो आप। स्क्वायर प्लेनर शेप होगा भाई Ni, अब यहाँ स्क्वायर प्लेनर देखिए, स्क्वायर प्लेनर जो होता है ना, आप ऑक्टाहेड्रल का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा जो बोल रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, और ऑक्टाहेड्रल में कितना लिगेंड आता था, 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड में से जो जेड एक्सिस वाला लिगेंड है अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर इधर वाला को जेड मान ले तो जेड वाला इंफिनिटी पे चला इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो इधर एक्सिस जेड है तो ये क्या होगा एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा वाई एक्सिस। मतलब आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में 2 लिगेंड एक्स एक्सिस की तरफ से आ रहा है, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, 2 लिगेंड वाई एक्सिस की तरफ आएगा। और ऑक्टाहेड्रल के केस में आप बोल सकते हैं कि 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के अलोंग से सेंट्रल एटम की ओर अप्रोच करेगा, 2 लिगेंड वाई एक्सिस के अलोंग, और 2 लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा। तो इस मॉलिक्यूल का आपका शेप स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब एक और बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भाई तो पेयरिंग हो गया, तो dsp2 हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज और, पैरामैग्नेटिक हुआ कि डायमैग्नेटिक, तो ये मॉलिक्यूल हो गया डायमैग्नेटिक। कलर की कलरलेस क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बहुत लोग इसमें भी पूछेगा कि भाई बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सब में अगर पेयरिंग हो गई हो गया होगा, तो हम बोले लिगेंड देख करके कभी नहीं बनाइएगा, आपको बनाना पड़ेगा। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में 0 ऑक्सीडेशन, तो 0 हो गया। तो 28 देखिए आर्गन और 3d10। अब 3d10 में देख लीजिए यहाँ 10 है, तो 10 तो आपका 10 का पूरा ही भरा होगा,
जब पूरा भरा होगा तो यहाँ पे आप गौर करिए कि कोई पेयरिंग का जरूरत है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो पेयर कहाँ से कर पाएगा ये। तो चूंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड ही नहीं है, इसलिए जब भी इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखिए यहाँ तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में यही हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ये 3D अगर है, 4s है, 4p है अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल भाई देखिए आप CO, ये टेट्राहेड्रल शेप होगा। और चूंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा, ठीक है ना। तो ये हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो बेसिक रिवीजन किए हैं। अभी और भी ऐसा एग्जांपल्स होगा जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग अभी पेयरिंग के बारे में पूरा नहीं सीखे हैं। इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था भाई, पेयरिंग क्यों हुआ, पेयरिंग होने का तो भाई वायलेशन ऑफ द हूर्न्स रूल है ही। तो इसका ड्रॉबैक जो हम लोग आगे थ्योरी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अभी हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी पढ़े हैं लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा और उसका ओरिएंटेशन लोब का किधर होता है। उसके बाद हम लोग CFT थ्योरी शुरू करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। कॉपी करिए। देखिए हम लोग बोले कि अभी थोड़ा सा शेप ऑफ ऑर्बिटल जानना होगा। आपको पता है कि s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होगा। कहने का मतलब है कि इस s ऑर्बिटल के अलोंग अगर कोई लिगेंड इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, हर जगह इसको बेचारा को बराबर रिपल्सन, इस ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हमेशा बराबर होगा। चाहे इस ऑर्बिटल के तरफ लिगेंड किसी भी एक्सिस के तरफ से आए। ये s ऑर्बिटल आप मानिए कि सेंट्रल एटम का है, उस पर लेके हम बात कर रहे हैं। p ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है, हम लोगों को पता है। अगर ये x एक्सिस है, p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल है, अगर x एक्सिस पे है तो क्या होगा px, और y एक्सिस में ओरिएंटेशन होगा तो py, अगर z एक्सिस के अलावा होगा ओरिएंटेशन तो pz। p सब सेल में p का 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। d ऑर्बिटल का शेप हम जानते हैं डबल डंबल होता है। और डी सब सेल में आपको यहाँ लिख चुके हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होगा तो एक ऑर्बिटल का नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर बोलते हैं। पांचों का डबल नंबर का शेप क्या होगा, तो भाई देखिए dxy का शेप हम बताएं x एक्सिस और y एक्सिस, जो लोब होगा वह x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में होगा, x और y एक्सिस के बीच में, मतलब उसके दो प्लेन के बीच में होगा। yz जो होगा देखिए dyz, आप देखिएगा तो dyz y और z एक्सिस के बीच में होगा। dzx होगा तो x और z एक्सिस के बीच में होगा। तीनों तो देखिए ये जो 5 में से जो 3 ऑर्बिटल है ना, 5 में डी का जो डी सबसेल का जो 5 ऑर्बिटल है उसमें से जो 3 ऑर्बिटल है वो तीनों ऑर्बिटल का जो लोब होगा वह लोब होगा इन बिटवीन एक्सिस होगा, वह लोब इन बिटवीन एक्सिस होगा, ठीक। इस ऑर्बिटल का अलग से नाम अब देखिएगा, इसका नाम अब होता है T2G ऑर्बिटल। वैसा ऑर्बिटल जिसका लोब D में से इन बिटवीन एक्सिस है उसका नाम T2G ऑर्बिटल। और वैसा लोब जिसका वैसा ऑर्बिटल जिसका लोब देखिए दो ऑर्बिटल क्या है, दो ऑर्बिटल में हम अभी पहले बात करें dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर में जो लोब होगा z एक्सिस के अलोंग होगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ एक रिंग होता है, ऐसे यहाँ एक रिंग होता है, रिंग ऐसे देखिएगा रिंग होगा। तो रिंग होगा मतलब एक लोब होगा, यहाँ पे रिंग होगा, यहाँ देख लीजिए ऐसे ऐसे ये रिंग होगा। तो यहाँ डबल नहीं है। कभी कभी पहले बॉन्डिंग में पढ़ा है आप लोगों की डी ऑर्बिटल में से dz स्क्वायर ऑर्बिटल ही जिसका आपकी डबल नंबर नहीं है, एक लोब होगा यहाँ और एक रिंग होगा। इस देखिए इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, z एक्सिस के अलोंग है। और एक तो बच गया dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसी में बना दे रहे, देखो x एक्सिस ही है, y एक्सिस ही है, तो एक लोब होगा ऑन दी x एक्सिस, दूसरा लोब होगा ऑन दी y एक्सिस, और इसका नाम हम बोल रहे हैं। अब देखिए d का 5 ऑर्बिटल है, उसमें से 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल फिर से बोल रहा है, जरूरत पड़ेगा अभी इस अगला टॉपिक में। इसमें दो लोब में से 3 ऑर्बिटल ऐसा है dxy, yz, zx, जो कि जिसका लोब इन बिटवीन ऑर्बिटल है, मतलब इसका रहने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आसपास होगा, इधर इसका इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है।
तो इसलिए इसका नाम T2G है। और दो ऑर्बिटल देखिए dz², इसका लोग ऑन दी एक्स एक्सिस, दूसरा ऑन दी जेड एक्सिस, इसका ऑन दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ऑन दी एक्सिस पे इसका इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम अलग से दे दिया गया, देखिएगा Eg ऑर्बिटल, Eg, इसका नाम रखिएगा Eg ऑर्बिटल। यानी d ऑर्बिटल में से को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, जिसका लोग इन बिटवीन एक्सिस है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उसका नाम T2G, और जिसका लोग ऑन दी एक्सिस है उसका नाम Eg ऑर्बिटल कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे, तब CFT शुरू करेंगे। कॉपी करिए। एक चीज और देख लीजिए, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होगा, उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, दोनों में से कोई भी हो। और उस मॉलिक्यूल का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या बोले थे कि बीच में सेंट्रल एटम और 6 लिगेंड आएगा। तो 6 लिगेंड में से हम आपको बोले थे 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, 2 लिगेंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा और 2 लिगेंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो जेड कोई भी हो सकता है, हम ऐसा बता रहे हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 लिगेंड आपका ऑन दी एक्स एक्सिस से आएगा सेंट्रल एटम की तरफ, 2 लिगेंड ऑन दी वाई एक्सिस से आएगा, 2 लिगेंड ऑन दी जेड एक्सिस से आएगा। स्क्वायर प्लेनर जो होता है ना, इसी का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। इसमें से जो जेड एक्सिस वाला लिगेंड है वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो बाकी कौन बचेगा? तो 2 लिगेंड बचेगा एक्स एक्सिस वाला, 2 लिगेंड बचेगा ऑन दी वाई एक्सिस वाला। ठीक है ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जिसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है उसमें 2 लिगेंड, एक लिगेंड, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस की तरफ देखिए और 2 लिगेंड वाई एक्सिस की तरफ से आ रहा है। वैसा मॉलिक्यूल जिसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर देखिएगा तो टेट्राहेड्रल में आप गौर करिएगा तो यहाँ पे 4 लिगेंड आएगा सेंट्रल एटम की तरफ। इन कोई भी लिगेंड किसी एक्सिस पे नहीं आएगा, सारा लिगेंड जो होगा वह इन बिटवीन एक्सिस के तरफ से आएगा सेंट्रल एटम की तरफ। कोई भी लिगेंड ऑन दी एक्सिस से नहीं आएगा। अब इसको ना CFT में जरूरत पड़ेगा, कॉपी करिए फटाफट। उसके बाद लिखते हैं हम लोग, जल्दी से कॉपी करिए और लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। देखिए CFT थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, दिस थ्योरी लिखना है, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन मेनली 2 एजम्पशन। यह थ्योरी मेनली 2 एजम्पशन पे बेस्ड है। पहला एजम्पशन, लिगेंड इज अज्यूम टू बी पॉइंट नेगेटिव चार्ज। लिगेंड, इस थ्योरी में जो लिगेंड होगा उसको मान लिया गया दिस इज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानने से फायदा क्या होगा कि कोई लिगेंड का साइज बड़ा होगा, किसी लिगेंड का साइज छोटा होगा, बट द साइज ऑफ द लिगेंड डज नॉट इफेक्ट द थ्योरी। इसको भी लिख लीजिए। दूसरा एजम्पशन, सेंट्रल एटम जो होगा उसको पॉजिटिव पार्टिकल माना गया, और माना गया दिस इज पॉजिटिव पार्टिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम जो है वह पॉजिटिव पार्टिकल से हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 2 एजम्पशन पे बेस्ड है यह थ्योरी, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पोस्टुलेट बात करेंगे कि इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट क्या है। पहले लिख लेते हैं, उसका समझेंगे हम लोग। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी। और पोस्टुलेट में पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है कि लिख लिए इसको पहले। तो पोस्टुलेट में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन लिगेंड अप्रोच, लिखते जाना है, व्हेन लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल एटम देन there are 2 type of force are operate। लिख लिए 2 type of force are operate। अब देख लीजिए जरा सा यहाँ पहला देखिए, यहाँ पे देखिए लिगेंड हम लिख दिए, लेकिन पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और दिस इज सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसा फोर्स? दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स,
यानी फर्स्ट है द पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। और चारों तरफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में कैसा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो लिखिए पहला, फर्स्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। सेकेंड, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वैलेंस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। लिख लिए। और हम जानते हैं कि इसको सुनना है, लिखना नहीं इसको। और हम जानते हैं कि किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड कब बनता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है तभी बॉन्ड बनता है। तो नॉर्मल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है कि जब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यह थ्योरी जो CFT थ्योरी मेनली फोकस किया गया इस पे, इस पे क्या है जी, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वैलेंस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। तो इसको लिखिए। दिस थ्योरी, डायग्राम बनाने के बाद लिखना है, दिस थ्योरी मेनली फोकस ऑन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन these valence hybrid orbital of central atom and ligand। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। When ligand approach toward central atom, जैसे जैसे लिगेंड सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, तो अप्रोच करने से क्या होगा, मेनली अप्रोच करने से होगा क्या, मेनली यह थ्योरी किस पे बेस्ड है, रिपल्सिव फोर्स। इसको हटा दे रहे हैं, अभी आप लिख लीजिएगा, पहले समझाने के लिए इसको हटा रहे हैं। अब जैसे जैसे सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, तो अप्रोच होने से बताओ नेगेटिव है, तो रिपल्सन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा, इसका जो एनर्जी, इसका मतलब किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे और नजदीक आएगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो आपको हम बताए थे कि भाई इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल जो होगा इस सेंट्रल एटम का, उस सेंट्रल एटम का जो एस ऑर्बिटल होगा उसमें रिपल्सन तो हमेशा सबसे ज्यादा ही लग रहा होगा। इधर से भी आए लिगेंड, उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। ठीक, अब सबसे ज्यादा रिपल्सन तो उसी में होगा। उसके बाद देखिएगा कि पी में आपका 3 ऑर्बिटल था, px, मतलब px बोलने का मतलब उसका ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस है, ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और लिगेंड एक्स एक्सिस से आ रहा है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। तो px वाला में रिपल्सन ज्यादा होगा अगर लिगेंड किधर से आएगा भाई, एक्स एक्सिस से आएगा। लेकिन इसी p का और बाकी ऑर्बिटल है py pz, उसमें तो यार दूर हो जाएगा ना, x वाला x के नजदीक, y से तो दूर होगा, तो py pz में रिपल्सन कम होगा। सिमिलरली भाई देखना पड़ेगा कि d ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में से भाई 3 ऑर्बिटल का तो लोब था इन बिटवीन एक्सिस, जिसको T2g बोल रहे थे, अब 2 ऑर्बिटल है जिसका नाम Eg, उसका लोब ऑन दी एक्सिस है। तो लिगेंड जो है इन बिटवीन एक्सिस से आ रहा है कि लिगेंड ऑन दी एक्सिस से आ रहा है, उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि कौन लिगेंड इसके नजदीक है, कौन लिगेंड इसके दूर पड़ रहा है। तो जिसके नजदीक पड़ेगा लिगेंड उसमें रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होगा, और जिसमें दूर पड़ेगा उसमें रिपल्सन कम होगा। तो जो आप फ्री स्टेट में समझते हैं कि फ्री स्टेट में P का तीनों एनर्जी बराबर है, दिस इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, यह फ्री स्टेट में होता है जब कोई एटम है। भाई जब बॉन्डिंग स्टेट में अगर Px में रिपल्सन ज्यादा होगा तो Px का एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा, बाकी का कम बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो सबका। उसी तरह से D वाला में देखिए 5 ऑर्बिटल है, पांचों में से बराबर सब में रिपल्सन थोड़ी होगा, तो डिपेंड करेगा कि लिगेंड किस एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, कौन इस पांचों में से लिगेंड के नजदीक है, उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, उसका एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा, बाकी का एनर्जी भी बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो यानी जो बराबर एनर्जी आपको दिख रहा हुआ दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट करेगा, इसलिए तो इसका नाम है स्प्लिटिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको। हाँ, तो अब इसको लिखिए, क्या लिखे हम लोग, व्हेन लिगेंड अप्रोच टुवर्ड सेंट्रल एटम, नहीं हम लिखे थे हम लोग कि दिस थ्योरी मेनली फोकस ऑन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। ठीक, इतना लिखे थे। अब अगला लिखिए,
when ligand approach towards central atom, लिख लिए, it increases the energy of valence orbital of central atom. It increases the energy of valence orbital of central atom, but not equally. It depend upon axis approach of ligand. It depend upon axis approach of the ligand and orientation of the orbital of the central atom. ठीक, orientation of the orbital of the central atom as well as axis approach of the ligand. तो अब समझ में आएगा भाई किधर से कौन अप्रोच कर रहा है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल लिख लिए हैं, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ध्यान समझिएगा, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है बट समझने में दिक्कत होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप देखिएगा तो हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वैसा मॉलिक्यूल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वैसा मॉलिक्यूल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और वैसे मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल 6 है, तो वैसे मॉलिक्यूल का हम अभी बता चुके थे कि शेप जो है ऑक्टाहेड्रल है, और इसके तरफ कितना लिगेंड आएगा, तो 6 लिगेंड आएगा। और 6 लिगेंड किधर से आएगा, 6 लिगेंड किधर से आएगा, तो 2 लिगेंड अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, 2 लिगेंड अलोंग वाई एक्सिस आएगा, 2 लिगेंड अलोंग जेड एक्सिस आएगा। तो चूंकि लिगेंड सबका सब लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो इसका सेंट्रल एटम का जो वैलेंस में ऑर्बिटल होगा एस, वो तो भाई किधर से भी आया, उसमें रिपल्सन बेचारा एस ऑर्बिटल का, तो एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगा ही, उसमें छोड़ दीजिए। पी ऑर्बिटल कौन होता है, पी में होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होगा पी जेड होगा। अब पी एक्स में बताइए, ये 2 लिगेंड का रिपल्सन होगा, तो इन दोनों के कारण इसका एनर्जी बढ़ेगा, और इस पी वाई में भी 2 लिगेंड आएगा, इस लिगेंड के कारण भी इसका एनर्जी बढ़ेगा, और पी जेड में भी देखिए 2 लिगेंड आ रहा है, इसके कारण भी एनर्जी बढ़ेगा। यानी तीनों का एनर्जी बढ़ेगा, बट तीनों में रिपल्सन बराबर होगा, इसलिए एनर्जी बढ़ने के बाद भी तीनों का एनर्जी, पहले एनर्जी इतना था, बढ़ करके इतना हो गया, लेकिन पहले भी तीनों का एनर्जी बराबर था और बाद में भी एनर्जी बराबर रहा। मतलब पी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग नहीं हुआ इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पी ऑर्बिटल में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम समझ गए होंगे, बार रिपीट करके देखिएगा, समझ आएगा। वही अगर हम आपसे कहें कि डी ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में आप देख लीजिए, गौर करिए, डी में आप ये एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं। एनर्जी जब एटम फ्री स्टेट में होगा, एटम जब फ्री स्टेट में होगा, उसका डी ऑर्बिटल का एनर्जी इतना होगा, ठीक। एक होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, तीनों का लोग इन बिटवीन एक्सिस से बता दिए थे, और ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों का लोग ऑन दी एक्सिस। जब फ्री स्टेट में तो एनर्जी इतना होगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में टोटल 6 लिगेंड आएगा मोनोडेंटेड अलोंग सेंट्रल एटम। तो जो 6 का 6 लिगेंड आ रहा है, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस से आएगा, तो जो इसमें से ये 2 ऐसा ऑर्बिटल है जिसका लोब ऑन दी एक्सिस था। याद करिए, ये बताए थे डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये था ना, ऑन दी एक्सिस है, लेकिन इधर ही से आ रहा है, तो नजदीक होगा ना इसमें। और जो लिगेंड ऐसे है, तो यहाँ से लिगेंड आएगा तो इस थोड़ा सा दूर तो होगा ना, क्या? तो इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और इसमें रिपल्सन होगा लेकिन तीनों में कम होगा और बराबर होगा। तो एनर्जी तो सबका बढ़ेगा, लेकिन सबका एनर्जी बराबर नहीं बढ़ेगा। तो एनर्जी बढ़ने के बाद क्या हुआ भाई, एवरेज हम बढ़ा के लिख दिए कि भाई एनर्जी सब मिलाकर एवरेज बराबर बढ़ करके इतना हुआ। क्या लेकिन पांचों का एनर्जी इक्वली होगा? नहीं, पांचों में से किसका ज्यादा एनर्जी होगा?
तो जो दो ऑर्बिटल जिसका लोब ऑन दी एक्सिस है उसका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा और इन तीनों का एनर्जी बढ़ेगा, इससे ये थोड़ा कम बढ़ेगा। तो इसी को हम बढ़ा दिए, टोटल इतना बड़ा सब मिलाकर। लेकिन इसी में से देखिएगा कि दिखा देते हैं हम लोग कि जो है इसका ज्यादा बड़ा कौन कौन ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें से देखिए इससे तो एनर्जी बढ़ा ही है ना, इसका ज्यादा बढ़ गया, ऐसे समझिए। इसका बोल सकते हैं कि डी का ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, ये आपका डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये आपका आया। देखिए ऐसे स्प्लिटिंग होगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, और जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। लिख लीजिएगा इसका नाम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक। डोनेशन डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा स्प्लिटिंग कब होगा भाई, ध्यान रखना, स्प्लिटिंग कब होगा भाई, जब लिगेंड कोई लिगेंड आए ज्यादा माने एनर्जी वाला, मतलब स्ट्रांग लिगेंड में होगा स्प्लिटिंग। वीक लिगेंड वाला में स्प्लिटिंग नहीं होगा, लेकिन उतना होगा इसका टेंडिंग टू जीरो। तो उसके लिए समझाने के लिए हम एग्जांपल देते हैं। पहले समझिए, इसका पार्ट समझ आए कि नहीं स्प्लिटिंग ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कॉपी करिए। देखिए दो एग्जांपल जिसमें आप लोग को पीछे का थ्योरी में बताए थे, ड्रॉबैक भी आया था। एक कंपाउंड है FeH2O6, यहाँ पे वाटर वीक लिगेंड है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो +2 होगा। कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा 3D6। यहाँ भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए +2 ही आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, बट यहाँ CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 3C6 में इलेक्ट्रॉन 6, दोनों में देखिए 6 है। दोनों का इलेक्ट्रॉन अगर भरिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब में एक ही जैसा था। अब दोनों का हम लोग को दिखाना है हाइब्रिडाइजेशन, पहले भी पढ़ाए हैं। अब क्यों पेयरिंग हो रहा है उसका क्लियरेशन आएगा। अब देखो डी, जब डी ऑर्बिटल है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एस और पी में तो स्प्लिटिंग होता नहीं, इसलिए उसका ध्यान नहीं दे रहे। डी ऑर्बिटल है जब, ये कब है, जब फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट और एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब देखिए गौर करिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ने के बाद इतना एनर्जी बढ़ा, वही पांचों ऑर्बिटल जो है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग होगा, और स्प्लिटिंग होके कहाँ होगा भाई, देखिए स्प्लिटिंग होगा ऐसे होगा, और इसके इसी एनर्जी का नाम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। जहाँ स्प्लिटिंग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो स्प्लिटिंग होगा ही होगा। लेकिन आप देखिए इस केस में वाटर वीक लिगेंड है, यहाँ भी एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ा तो भाई पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इतना बढ़ के हुआ। लेकिन वीक लिगेंड में ना, वीक लिगेंड में भी जो ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग होगा, लेकिन स्प्लिटिंग जो होगा वह इतना कम होगा, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग होगा इतना कम होगा कि इन दोनों का एनर्जी को लगभग आप टेंडिंग टू बराबर मान सकते हैं। इसलिए देखिए गैप हम कम रख रहे हैं। आप क्या करिएगा, आगे से क्या करिएगा, जो वीक लिगेंड रहेगा हम समझाने के लिए गैप भले कर दिए हैं, आप ऐसा रखना कि जिस केस में वीक लिगेंड होगा आप मान लेना कि दोनों स्प्लिटिंग हुआ ही नहीं, ऐसे ही मान लेना। क्योंकि वीक लिगेंड के कारण रिपल्सन बहुत कम होगा, इसलिए एनर्जी डिफरेंस काफी कम होगा। तो काफी कम को आप लगभग बराबर मान सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। तो ये वाला वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, और नजदीक बना दीजिए, इसको दूर ना करके और बना दीजिए कि जो दो ऑर्बिटल है इतना है, बहुत कम है, दोनों बराबर ही एनर्जी होगा लगभग। अब बताइए जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है सर, दोनों का फ्री स्टेट में दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड दोनों का सेम है। बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में देखिए ई लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स इधर चल रहे हैं हम लोग, और वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स इस फ्री ऑर्बिटल के केस में यही हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब इसमें से चूंकि स्प्लिटिंग होगा तो भाई वीक लिगेंड में कैसे भरेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। अब गौर करिए, चूंकि वीक लिगेंड में आप गौर करना, वीक लिगेंड के केस में दोनों का एनर्जी डिफरेंस सेम है, तो एनर्जी डिफरेंस सेम है, तो यहाँ भरेगा और छठा यहाँ आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन, अब 6 आया तो बताओ यहाँ पे पेयरिंग हुआ। जैसे इसी तरह केस में आप वीक लिगेंड के केस में अगर बोलते हैं तो यहाँ पेयरिंग नहीं हुआ, तो कोई पेयरिंग यहाँ नहीं हुआ। लेकिन वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3d6। अब इसी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरिएगा,
तो पहले भरिएगा भाई, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा। देखिएगा यहाँ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यह एनर्जी लेवल अलग हो गया, यह एनर्जी लेवल अलग हो गया इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो छठा इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरेगा, 4 5 6, यहाँ जाएगा ही नहीं। तो दूसरे शब्द में कहिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाके पेयर हो गया है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हुआ, और वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं हुआ, ऐसा बोल सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं सब लोग? तो यहाँ पे भाई सारा का सारा ये कौन सा ऑर्बिटल था? तो dxy था, dyz था, dzx था, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है। तो कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये समझ में आया? तो देखो आगे का जो ऑर्बिटल खाली हुआ वो कौन सा खाली हुआ? खाली हुआ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस केस में देखिए यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ जाके पेयरिंग हुआ। देखिए ऐसे दिखाए थे हम लोग आपको, पेयरिंग हुआ यहाँ जाके, यहाँ देख लीजिए। तो पेयरिंग जैसे ही हुआ तो दोनों खाली हुआ, और खाली होने के बाद इस केस में खाली होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा नहीं। हाँ, तो इसी इनर हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, इसलिए इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जाके D2sp3 हुआ था इनर कॉम्प्लेक्स, और इसमें पेयरिंग ही नहीं हुआ, डी खाली ही नहीं हुआ, तो बाहर वाला 6 होगा। इस केस में आप बोल सकते हैं कि दिस इज आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया था आपका, याद करिए। अब इसको दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कभी कभी ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बताइए? इसका नाम क्या हम बताए थे? दिस इज T2g ऑर्बिटल और दिस वन Eg ऑर्बिटल। अब T2g ऑर्बिटल में आप लिख सकते हैं भाई, T2g में इसके जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है इसका ऐसा कंपाउंड दे देगा आपको, ऐसा K4 Fe6 दे दिया, और बोल देगा कि इसका d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बताइए इसमें d में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन में से 6 कहाँ गया है? T2g में। इसका कॉन्फ़िगरेशन कभी देखिएगा कि T2g6, और Eg में कितना है? 0। तो आपको ऐसा Eg0 ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा आपको इसका। वही अगर इस कंपाउंड भाई K4 Fe2O6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो बताइए 6 का 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में क्या है भाई? इसका नाम क्या है? T2g, और इसका नाम क्या है? Eg। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई? तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखिएगा 3d6 है इस कंपाउंड का, तो आप लिख सकते हैं यहाँ T2g में 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा, इसको कॉपी करिए। अभी हम लोग बात और आगे करेंगे CFT में। ये हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुआ, और एक एग्जांपल के थ्रू समझे हम लोग। जिसको यहाँ पे कोई वायलेशन हुआ? आपका वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि भाई लोअर एनर्जी में भरिएगा नहीं, हायर एनर्जी में जाएगा तब अफवाह प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल। लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड में जो स्प्लिटिंग हुआ इतना कम हुआ कि लगभग दोनों का एनर्जी बराबर है। माने ऐसा मान सकते हैं कि वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। क्वेश्चन बनाते समय ऐसा सोचिएगा कि वीक लिगेंड में नो स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग। कॉपी करिए। एक देखिए, एक कंपाउंड दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। जैसे इस कंपाउंड में दे देगा और पूछेगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहला चीज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, कलर की कलरलेस, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सारा कुछ पूछेगा आपसे क्या होगा। तो आप देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो अल्कली मेटल का +3, क्रोमियम का x माइनस, Cn पे -1 तो -6 = 0, तो x का वैल्यू +3 होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। 24 एटॉमिक नंबर, 24 में से 3 चला गया तो बचा कितना? 21। तो 18 के बाद 3d3 21 होगा। देखिए सम करिए 21 होगा। अब इसको हम लिखना शुरू करेंगे, देखिएगा ऐसे। अब 3d1 है ऐसे, ठीक। सोचिए भाई कैसा लिगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सोचिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पेयरिंग होगा? पेयरिंग होगा, सोचो। हरिओम, अभिषेक, शिवम, लक्ष्मी, सना, अनीशा, प्रिया, अंजलि, सोचिए, गजाला, बाकी सबका नाम ले रहे हैं। जिसका नाम नहीं ले रहे मत सोचना कि भाई बाकी लोग का नाम याद नहीं है। अब जो लोग हमको कॉपी भेजेगा बार बार उसी का ना नाम लेंगे। अब तंजील भैया तो कहाँ गायब हो गए हैं, वो पता ही नहीं चलता है, या देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कुछ खबर ही नहीं आ रहा है। जैसे क्लास में जो हाल था वही हाल यहाँ पे ऑनलाइन में भी उन्हीं का वैसे ही हो रहा है। तो क्या पेयरिंग होगा? जरा सोचिए।
देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बहुत मन कर रहा होगा पेयरिंग करने का, लेकिन गौर करिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ है, तो यहाँ भाई फ्री स्टेट में है, गौर करिए फ्री स्टेट में है। अब फ्री स्टेट में जाके इतना स्टेट इतना हो गया, गौर करिएगा, बार बार इतना नहीं करेंगे। अब इसमें स्प्लिटिंग तो हो गया भाई, अब गौर करिए स्प्लिटिंग हो गया तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भरेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन रहता तब ना जाके पेयरिंग होता, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो वापस पेयरिंग नहीं होगा, जहाँ पेयरिंग करेगा तो फिर से हुन्स रूल का वायलेशन होगा। पेयरिंग कहाँ होता है, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रहता तब यहाँ जाके पेयरिंग होता, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए आपस में पेयरिंग नहीं होगा इवन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 3, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा, दिस इज n+2b, n का वैल्यू 3 रख दीजिए। उसके बाद चूंकि 3 अनपेयर्ड है तो भाई कंपाउंड कैसा होगा, कलर और पैरामैग्नेटिक होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, दिस इज इनर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऐसे मत रखना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सब पेयरिंग करा देंगे। आपको भाई पेयरिंग होने का रीजन है कि भाई एनर्जी डिफरेंस होने के कारण जो यहाँ 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो जाके पेयरिंग हो रहा था, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्प्लिटिंग को समझ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग 4 लिगेंड आएगा, चारों लिगेंड इन बिटवीन से एक्सिस से आएगा टेट्रा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम आप बात कर लिए कि टेट्राहेड्रल रहा तब चारों लिगेंड में इन बिटवीन एक्सिस से आएगा, तो इन बिटवीन एक्सिस आपका देखिए ई है, तो इसमें लिगेंड ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा क्योंकि लिगेंड इसके नज़दीक आ रहा है और इसके दूर पे आ रहा है। जब इसका फ्री स्टेट में एनर्जी इतना है बढ़ करके इतना होगा, और जब स्प्लिटिंग होगा तो आप ध्यान रखिएगा स्प्लिटिंग होने के बाद कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा होगा और इसमें एनर्जी कम होगा, तो जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा, रिपल्सन ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा ना बढ़ेगा, और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस स्प्लिटिंग होगा उसका नाम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। और टेट्राहेड्रल एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है ना 4/9 टाइम्स द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, याद रखने वाला डेटा है। तो ये तो समझ के नीचे कौन सा होगा, dx² y² और dz²। अभी देखना इजी ही है, ये नहीं कि नीचे आ गया तो T2g नहीं बोलेंगे, T2g ऑर्बिटल का नाम है जिसका लोब इन बिटवीन एक्सिस है, ये dxy और dyz और dzx, ठीक, समझ रहे सब लोग, ऐसा होगा। अब देखिए इसका, अब हम लोग स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉपी कर लीजिए सब लोग। देखिए स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा कि हम बोले हैं स्क्वायर प्लेनर जो मॉलिक्यूल होता है दिस इज डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, जिसमें जेड एक्सिस वाला लिगेंड इन्फिनिटी पे चला जाए, मतलब यहाँ 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे है, दोनों लिगेंड तो वाई एक्सिस से आया है, और ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है ऑक्टाहेड्रल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यह पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग के बाद ही बना होगा, जब ऑक्टाहेड्रल बना होगा उसका जेड एक्सिस का लिगेंड चला गया होगा तो स्क्वायर प्लेनर हो गया होगा। तो इसका पहले स्प्लिटिंग हम लोग ऑक्टाहेड्रल जैसा ही दिखाए, पहला स्प्लिटिंग ऐसा ही हुआ होगा, दिस इज ऐसे, देखिए उसी का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है तो ऐसे ही हुआ होगा, dxy dyz और dzx, ठीक है, इसी फॉर्म में होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसी फॉर्म में होगा। अब क्या है कि भाई इसी के बाद देखिए जेड एक्सिस वाला लिगेंड क्या हो रहा है, आपका दूर जा रहा है, तो जेड एक्सिस वाला लिगेंड दूर जाने से क्या होगा, इस सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के तरफ होगा, इस सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के तरफ होगा उसमें रिपल्सन धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। यानी देखो जेड एक्सिस का एनर्जी तो ऑक्टाहेड्रल में बढ़ गया था, लेकिन अब इसी ऑक्टाहेड्रल के बाद डिस्टॉर्टेड हो गया, एक स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो इसी का एनर्जी धीरे धीरे कमेगा, रिपल्सन इसमें कम होगा क्योंकि जेड एक्सिस वाला ऑर्बिटल दूर चला गया है, तो कम होगा तो इसका एनर्जी कम होगा, और इसका कम होगा तो नेट एनर्जी तो कंजर्व है, तो फिर से दोनों एनर्जी बराबर था तो इसमें फिर से स्प्लिटिंग हो, मतलब इसका एनर्जी कम होगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, तो नेट एनर्जी तो ना क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऑलवेज कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरह से देख लीजिए इसमें जेड किस में दिख रहा है,
ये देखिए यहाँ पे लिगेंड किस में रह गया, एक्स और वाई एक्सिस का रह गया, तो देखो इसमें एक्स और वाई है तो इसका एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका एनर्जी देखिए कम होगा, होगा कि नहीं, इसमें भी स्प्लिटिंग होगा, तो एक्स वाई का एनर्जी बढ़ेगा और इसका घटेगा, तो आप क्या होगा कि एक्स वाई का एनर्जी आप यहाँ घटा के जी इसको हम लिख दे रहे एक और वाइटल यहाँ आ गया, ये कौन सा होगा जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबसे ज्यादा एनर्जी। अब इसमें से इसका एनर्जी बढ़ करके देखिएगा ये एनर्जी स्प्लिटिंग होकर ये एनर्जी यहाँ चला जाएगा, ठीक, और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी यहाँ होगा और इसका एनर्जी देखिए इसमें जेड है तो कम होगा, क्योंकि पहले से कम था इसलिए इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ हुआ और दो ऑर्बिटल कौन सा रहा, वाई जेड और ये जेड एक्स। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी कभी स्प्लिटिंग भी पूछता है आपसे कि स्क्वायर प्लेन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा भी पूछेगा आपको, कभी कभी पूछ सकता है। ध्यान समझ रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर में पहले ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है तो ऑक्टाहेड्रल तो ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन भाई ऑक्टाहेड्रल के बाद जेड एक्सिस वाला लिगेंड दूर होगा, तो जेड जो ऑर्बिटल होगा उसमें रिपल्सन धीरे धीरे कम होगा तो इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, तो भाई नेट एनर्जी तो कंजर्व है, हाँ, ऐसा स्प्लिटिंग होगा। इसको कॉपी करिए, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। अब हो गया, देखो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल इन केस ऑफ द सीएफटी थ्योरी, कॉपी करिए। अब एक एग्जांपल दे रहे, देखिए यहाँ पे निकेल -2 है, यहाँ भी -2 है, दोनों के केस में -2, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, -2, यहाँ पे -2, दोनों में निकेल है, यहाँ क्लोरीन लिगेंड है, वहाँ पे CN लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा तो 28 में से 2 निकल गया 26, 18, 3D8। अब 3D8 में ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, रिमेंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नॉट 6। अब यहाँ पे 8 है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे। अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में क्वेश्चन बताने का मेन मतलब क्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए स्प्लिटिंग को देख करके सोचना पड़ेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना आप पहले से कैसे डिसाइड कर लीजिएगा, स्प्लिटिंग अगर सोचना है कि इसमें कैसा स्प्लिटिंग हो रहा है, तो आप बोलिएगा टेट्राहेड्रल, तो आप तो पहले ही टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पहले बोलिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर, DsP2 होगा, तो फिर बाकी क्या निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले से हम लोग स्प्लिटिंग ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद देखेंगे कैसा लिगेंड, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड में पेयरिंग होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक और कलर। वही यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 18, 3D8, और यहाँ भी देख लीजिए ऐसे ही। इसमें ना क्वेश्चन बनाने में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन बनाने में आपको स्प्लिटिंग का जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ ऐसे, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, तो पेयरिंग करा देंगे। लेकिन गौर करिए, बोलिए सर किसमें कैसे, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता तो इसमें आपस में पेयरिंग नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो याद करो ना, स्क्वायर प्लेन में सारा ऑर्बिटल एक दूसरे का एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया था, याद करिए। तो स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग बने हो गया यहाँ पे, और जैसी पेयरिंग होगा आप गौर करिएगा, पेयरिंग होने के बाद ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, होगा ना, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और दिस इज अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक, कलरलेस। एक चीज जो हम बताने का मेन मतलब था ना कि आप जैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, क्रोमियम वाला 6 था जिसमें 3 अनपेयर्ड था, लेकिन तीनों पेयर नहीं हुआ था क्योंकि स्प्लिटिंग वैसा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको जब भी निकालना हो तो चुपचाप स्प्लिटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई जरूरत नहीं। हाँ, स्प्लिटिंग अगर पूछे तो तभी जरूरत पड़ेगा आपको, वरना भाई वीक लिगेंड है, नो पेयरिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दिमाग नहीं लगाना है कि पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे क्रोमियम वाला याद करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग ऐसे था कि तीनों इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयरिंग नहीं कर रहे थे, वरना हूंचों का वायलेशन होता है। ऐसा बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं सोचना है। स्ट्रॉन्ग है तो जहां भी रहेगा पेयरिंग करा दीजिएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेयरिंग कराने से पहले सोचिएगा कि यही 2 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, आपस में पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है ना, इसको कॉपी करिए।
फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आगे बात करने में क्या है भाई कि अगला टॉपिक कौन कौन सा बच रहा है इसमें। अभी देखिए, अभी CFT पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे CFT का जो थ्योरी है वो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अभी बाकी है हम लोग का भी स्प्लिटिंग एनर्जी जो बोल रहे थे, डेल्टा O क्या होता है, फिर पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, फिर इसमें ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होता है, वो सब का क्वेश्चन बनाने में काम आएगा आपको। अभी हम लोग पहले इसको कॉपी करिए। देखिए, अब आगे हम लोग CFT में एक पॉइंट है जिसको हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे और एक पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी कुछ और नहीं है भाई, T2G और EG ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस का नाम स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल के कारण जो एनर्जी रिलीज हुआ उस रिलीज एनर्जी का नाम स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। ठीक, रिलीज एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। पेयरिंग एनर्जी क्या है ना, जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, 3d6 का हम बात कर रहे हैं, 3d6 है और 3d6 में इलेक्ट्रॉन भरना है, 3d6 में इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या करिएगा आप, पहला दूसरा तीसरा ऐसे होगा। अब बताइए कि भाई सेमी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सेमी यहीं पे इलेक्ट्रॉन आएगा। अब सेमी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या, इलेक्ट्रॉन में तो कुछ ना कुछ रिपल्सन तो होगा ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को ओवर फिर भी हम पेयर करा रहे हैं रिपल्सन, फिर भी इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराने में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी, और दिस इज रिलीज एनर्जी। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराने में जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम पेयरिंग एनर्जी होगा। ठीक, और जो स्प्लिटिंग के कारण एनर्जी रिलीज हुआ होगा उस रिलीज एनर्जी का नाम होगा स्प्लिटिंग एनर्जी। बात समझ रहे हैं? अगर बताइए कि रिलीज एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए इस रिक्वायर्ड एनर्जी से, यानी जितना आपको पेयरिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए उससे रिलीज एनर्जी ज्यादा हो गया तभी ना पेयरिंग होगा, वरना पेयरिंग के लिए जितना चाहिए उतना एनर्जी है ही नहीं तो कैसे पेयरिंग हो। ठीक, और पेयरिंग कहाँ हो रहा था जरा सोचो आप, स्ट्रॉन्ग की वीक के केस में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, स्ट्रॉन्ग वीक में तो पेयरिंग हो ही नहीं रहा था। इसका मतलब आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो रहा था, यानी पेयरिंग में के लिए जितना एनर्जी चाहिए वह एनर्जी स्प्लिटिंग से मिल रहा था, इसका मतलब स्प्लिटिंग वाला एनर्जी ज्यादा था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी को P से लगाते हैं। एक पेयरिंग होगा तो उसके लिए 1 P, 2 पेयरिंग हो तो उसके लिए 2 P, 3 पेयरिंग होगा 3 P लिख देते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में आप ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आप ऐसा लिख सकते हैं। वही अगर आप दूसरा बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बात गौर करिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, कम। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया तो इसको ना हम लोग एक टर्म और भी बोलते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो मतलब देखने में लो नहीं, बलबली से ऊंचा दिख रहा है, ऐसा नहीं। लो स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। लेकिन जो हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट है ना, वह कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मत देखना, आप खाली देखना कि जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वह कैसा कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन मत गिनने जाना कि कितना, क्योंकि बहुत जो साइंटिस्ट हाई स्पिन या लो स्पिन का नाम दिया वो दिमाग नहीं लगाया, खाली बोल दिया कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहे ज्यादा रहे बराबर रहे, उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। उसी तरह से दूसरा, अगर वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स हुआ तब क्या होगा जी, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स अगर हुआ, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या होगा, तो वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होता है,
पेयरिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं पेयरिंग हो रहा? क्योंकि पेयरिंग के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी निकला ही नहीं, स्प्लिट ही नहीं हुआ, रिलीज ही नहीं हुआ। इसका मतलब वीक लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा पेयरिंग एनर्जी से, और चूंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, इसलिए इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, है ना। दो चीज को याद रखिए। अब देखो दो चीज है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब स्प्लिटिंग से एनर्जी रिलीज हुआ, उसी रिलीज एनर्जी में से कुछ एनर्जी आपको पेयरिंग करने में खर्च हुआ, तो सब मिला के जो कैलकुलेट करते हैं ना, उसके उस एनर्जी का नाम होता है, अलग से भी हम लोग लिखेंगे, CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको हम लोग बात करेंगे, पहले इसको कॉपी करिए। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालना हो तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला कैसे आया अभी हम बताएंगे, -0.4 डेल्टा O इंटू एक्स प्लस 0.46 डेल्टा O इंटू वाई। ये जो डेल्टा O है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए अपना टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक। जहां पे x क्या है जी, x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, मतलब कहीं भी अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो इस T2G ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, जितना इलेक्ट्रॉन है वहां पे रख दीजिएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो दिस इज y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल। अभी फॉर्मूला कैसे आया जरा देखिए समझिए, मतलब फॉर्मूला कैसे आया उसको बताते, देखिए एग्जांपल देते, पहले निकाल लेते हैं एनर्जी, तब जरा सा फॉर्मूला हम लोग डेराइव करेंगे। इसको आप याद रखिए पहले। जैसे अगर आपसे हम कहें कि K4Fe6 एग्जांपल था अभी हम लोग का, इसका आप CFSE निकालिए। अब प्लस एक चीज और छूट गया, प्लस पेयरिंग एनर्जी, जितना इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, पेयरिंग का मतलब n होगा, n जितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वहां पे, क्योंकि इतना एनर्जी रिलीज हुआ, बाकी पेयरिंग में खर्च होगी तो काउंट करेंगे। एक पेयरिंग के लिए एक होगा, n पेयरिंग, n जहां पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n होगा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इस केस में अगर आप देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन, इसका ही वैल्यू निकालना है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +2 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए भाई, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 और 3d6। अब 3d6 में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई 3d6 में, देखिए तो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन यहीं गया, गौर करिए वहां भी एक भी गया, इसका नाम T2G ऑर्बिटल है। तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा जी, x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, 6 का 6 है, Eg में कितना गया 0। तो आप फॉर्मूला अगर लगाइएगा CFSE का फॉर्मूला अगर रखिएगा तो -0.4 डेल्टा O इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आए ना यहाँ पे 6 देख लीजिए, यहाँ पे एक भी क्या तो 0, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका, ये हो गया पहला, अब प्लस यहाँ 0, कितना पेयरिंग हुआ आपका 3 पेयरिंग हुआ, तो प्लस आप 3p कर सकते हैं। तो फाइनल कैलकुलेट होने के बाद -2.4 डेल्टा O प्लस 3p, दिस इज CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसका, इस कंपाउंड का। वही अगर हम कंपाउंड दूसरा अगर बात करते, दूसरा इधर लिखते हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा, एक और कंपाउंड जो मिलता जुलता है भाई, कौन सा कंपाउंड जो आप लोग को पढ़ाए हैं भाई अभी हम लोग, FeH2O6 Cl2 निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। उसके बाद फॉर्मूला को आप यहाँ भी आयरन का कॉन्फ़िगरेशन +2, कॉन्फ़िगरेशन +2 है तो सब कुछ वही लिखेंगे, आर्गन 18 और 3d6। अब बताइए वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वीक इलेक्ट्रॉन में कहाँ जाएगा, देखिए जी पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भाई T2G में जो इलेक्ट्रॉन था 4 यहाँ रखिए, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन गया। पेयरिंग कितना हुआ, देखिए एक पेयरिंग हुआ। तो अगर आप CFSE निकालिएगा, CFSE अगर निकालिएगा तो
CFEC का जो वैल्यू होगा वह देखिए -0.4 डेल्टा O इंटू कितना इलेक्ट्रॉन T2G में, x क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 प्लस 0.6 इंटू डेल्टा O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2, और सब मिला के जो वैल्यू होगा प्लस एक ठो पेयरिंग एनर्जी, एक ठो ऐसे, तो क्लियर कर लीजिएगा। इसी तरह से किसी का भी अगर CFEC निकालना हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, गौर करिए, कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। देखिए क्या है कि इसको ना भाई एक रेफरेंस मान लिया गया, यहाँ एक रेफरेंस लेवल, इस रेफरेंस को अज्यूम कर लिया गया 0। अब इससे नेगेटिव है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ वाला, इससे इस रेफरेंस वैल्यू का एनर्जी 0, इससे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह एनर्जी को बढ़ाएगा, और एनर्जी बढ़ाएगा मतलब एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ सब मिला के कितना, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो 10 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ वाला जा सकता है और वही एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा ऑर्बिटल को। तो 4 एनर्जी, तो इससे नीचे वाला जो वैल्यू, इससे नीचे वाला का वैल्यू को माना गया दिस इज माइनस साइन। अब चूंकि सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होगा, ऊपर वाला से यहाँ जाएगा, तो 10 में से 4 है तो पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0.4, इसी को 0.4 ऐसे माना गया, 0.4 डेल्टा O पर इलेक्ट्रॉन है, तब ना पर इलेक्ट्रॉन है तो इंटू इलेक्ट्रॉन जितना है वो उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर से ऊपर वाला जो एनर्जी जाएगा वो वैल्यू क्या होगा प्लस, अब चूंकि यहाँ पे 0.4 है तो यहाँ क्या होगा 0.6, दिस इज पॉइंट, ऐसे प्लस है यहाँ पे देखिए, और सबको मिला देंगे, सम करेंगे तो वही है, आपको यहाँ सम करने से आया -0.4 डेल्टा O, x का वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, y का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और n जो है कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हुआ जिस एग्जांपल्स में है, इसमें 3 पेयर्ड अप हुआ तो 3 लिख दे, इसमें 2 पेयर्ड अप हुआ तो 2, एक पेयर अप हुआ, एक ही पेयर अप हुआ है तो एक ही लिख दे, ऐसे कैलकुलेट होके हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, CFT थ्योरी, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है। अब आप क्या करिएगा कि जो बुक आपके पास है उसमें से आप क्वेश्चंस बनाइएगा। क्वेश्चंस में क्या क्या नहीं बनेगा, अभी नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ाए हैं, और प्लस आइसोमेरिज्म और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका एक टॉपिक है। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, नोमेनक्लेचर है, लेकिन आप क्या करिएगा, इस वीडियो का जो आप कॉपी करिएगा लेक्चर, उसमें क्या करना है कि आप नोमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट होता है लिगेंड, तो कुछ इंपॉर्टेंट मोनोडेंटेड लिगेंड का नाम, फॉर्मूला क्या है, उसका नाम क्या होता है, उसका IUPAC नेम क्या होता है, लिगेंड का IUPAC नेम बुक से देख करके लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बाइडेंटेड लिगेंड का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, भाई उसका IUPAC नेम क्या होता है, लिगेंड का IUPAC नेम हम बताएंगे कि उस तब आपको जल्दी होगा इसमें, वरना हम सारा लिगेंड लिखेंगे तो एक क्लास केवल लिगेंड को ही बताने में लगेगा। फिर इसको आप वीडियो लेक्चर के बाद आप नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, उसका कॉमन नेम, उसका IUPAC नेम कॉपी पे लिख लेना है। फिर हम लोग अगली क्लास में नोमेनक्लेचर बात करेंगे, और नोमेनक्लेचर के साथ साथ हम लोग अगले क्लास में ही प्रयास करेंगे आइसोमर का, आइसोमेरिज्म का। उसके बाद आइसोमेरिज्म कंप्लीट होगा तब हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बात करेंगे। धन्यवाद। सब लोग कॉपी करिए और कॉपी भेजिए सब लोग। हाँ एक बात और भाई, कुछ लोग तो बहुत प्रॉम्प्ट है, लेकिन कुछ लोग, हम वीडियो आज हम तो कल ही भेजते वीडियो, लेकिन देख रहे हैं कि भाई सब 2-3 लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखें कि इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग भेज रहे हैं, जो एक्टिव लोग है भेज रहा है, जो लोग कुछ सोया है, तंजील तो सोया है, पता नहीं कहाँ है, वो पता ही नहीं चलता है कुछ उसके बारे में, सौरभ है, शिवम है, विशाल है, ये सब तो कुछ भेज ही नहीं पा रहा है। फिर कुछ लोग जो गर्ल्स में भी और बॉयज़ में जो एक्टिव है वो सारे लोग नोट्स भेज रहे हैं, लेकिन जो नहीं भेज रहे हैं फिर से रिक्वेस्ट है, आपका काम है, लेकिन रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप भेजिए और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप आज बनाइए, और जो नोमेनक्लेचर के लिए मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल और कुछ नाम और कॉपी में लिखिए। तब धन्यवाद। अब वापस नहीं आएंगे, अब धन्यवाद ही है।